वेलकम टू ए टू जे लाइव ग्रोइंग इंडिया। चलिए, जय हिंद सभी को। सॉरी। चलिए 1 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलिए सभी लोग, पहले तो आप लोग कॉपी पेन ले लीजिएगा। आज मैंने उसके लिए सेपरेट वीडियो में भी बताया था, जो भी हम बताएंगे जो आपको नहीं आता है उसको नोट डाउन करना है, और इसी के वीडियो मतलब जीडी कंप्लीट होने के बाद उसको आपको इसी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड कर देना है। ठीक है, एक नया चीज़ इनिशिएट हुआ, और एक तरह से अगर आपको जो भी लोग हैं तो यहीं पर मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाना चाहिए, और जो नहीं याद होगा उसको तुरंत आपको सेंड कर देना है। ठीक है, रफ ही लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ज़्यादा नहीं, आपको पूरा लिखना है। ठीक है, सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ गए होंगे, आई होप। यस नो में भी बताइएगा। कोई भी रफ नोटबुक लेकर के बैठ जाइए, और उसी का फ़ोटो या पीडीएफ जैसे भी आप तुरंत भेज दीजिएगा, ताकि कल हम इसलिए हम कर रहे हैं ये चीज़ें, ताकि कल के डेट में हम आएंगे तो सबसे पहले वही जो आपका छूटा हुआ रहेगा, यानी जो याद नहीं हो रहा है उसको रिवाइज कर देंगे 10 से 15 मिनट। ठीक है, बताइएगा सभी लोग को आवाज़ जा रही है? सभी लोग ले चुके हैं कॉपी पेन आप? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो बीच में पूछ लीजिएगा, मतलब कि अगर नहीं याद होता है, ये समझ आता है तो नोट करते जाइए, क्योंकि डबल मेहनत आपको करना ना पड़ेगा बाद में। इन द सेंस कि जैसे आप लोग का 7-8 दिन 10 दिन से कई लोग जुड़े हुए हैं, तो कई लोग रिकॉर्डिंग, जैसे उषा जी हैं और कई लोग जो सुनते हैं उनको तो याद हो गया, मोस्टली 90% चीज़ें याद हो गई होगी। फिर भी अगर जो चीज़ें नहीं हो, 10% नहीं हो, तो आप लास्ट मोमेंट में एक ही बार 46 वीडियो या 47 वीडियो 48 घंटे का 20 या 40 घंटे का वीडियो नहीं देख पाइएगा, नहीं सुन पाइएगा। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में आप पेज पर रहेगा तो उसको एक बार रफ में या फिर फेयर करते हुए उसको आप देखते हुए जा सकते हैं। जहाँ भी आपको एग्जामिनेशन होगा, ट्रेन से जाइएगा या फिर आप बस से जाइएगा, तो मोस्टली 1 से 2 दिन टाइम लगता है, तो वो पेज को पलट सकते हैं। पूरा ऑडियो या पूरा वीडियो आप किसी को देखना संभव नहीं है, कि कोई क्लासेज ऑनलाइन ले सकता है, ऑफलाइन ले सकता है, इतना संभव नहीं है। बस आपने जो पढ़ा है, जो आपने लिखा है, और अपने हाथों से, चाहे गंदी राइटिंग हो या सही राइटिंग हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, इसलिए आपको ये चीज़ें करवा रहे हैं और आपको ज़्यादा फायदेमंद। सही है, यस नो में भी बताइएगा ये इनिशिएट अच्छा है या खराब है। सभी लोग, सुरुचि जी एंड अब्दुल्ला जी एंड सभी लोग एग्री करते हैं? तो सभी लोग के जितने भी लोग हैं, 8-9 इसमें जो 10 लोग हैं, तो सभी लोग तुरंत भेजने के बाद, मतलब ऑडियो कंप्लीट होने के बाद, अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, ऑडियो जो जनरली आधे घंटे के बाद हम अपलोड कर देते हैं यूट्यूब चैनल पर, या कुछ लिंक आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड भी कर देते हैं, तो उसको सुन करके बाद में आप कल सुबह तक भी भेज सकते हैं, या कोशिश कीजिएगा रफ आज ही भेज दीजिएगा, कल फेयर कर लीजिएगा। इन द सेंस कि आपको बचे हुए जो नहीं याद होता है, सभी नहीं लिखना है। 100 क्वेश्चन बता रहे हैं तो हो सकता है उसमें से 10-20 क्वेश्चन आपको नहीं याद आ रहा है, या फिर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लिखना पड़ गया, सभी नहीं लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल मैंने सॉरी, आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं, तो ज़्यादा हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, आप ही लोग के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे। मेरे आवाज़ थोड़ा भारी सा लग रहा होगा आप लोग को। चलिए चलते हैं। कल मैंने आपको फिजिक्स का 3-4 टॉपिक कंप्लीट किया था, उसी को एनसीईआरटी से कंप्लीट करवा रहे हैं। ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बताते हैं, और ग्रेविटी कंप्लीट करवा दी थी, यानी पृथ्वी का प्लाइन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। सभी लोग को याद होगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाइएगा, साथ ही साथ स्पीड में करते जाइएगा। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान स्पेस क्राफ्ट से एक सेब छोड़ा जाता है तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष यान के साथ साथ यानी उसी के गति के गतिमान होगी। ठीक है, किसके साथ गतिमान होगी? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी के गति के गतिमान होगी।
अंतरिक्ष यात्री निर्वात यानी वैक्यूम में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं? क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति होती है वहाँ पर। स्पेस क्राफ्ट या फिर मतलब कोई भी गुरुत्वाकर्षण होता ही नहीं कोई, तो उसके कारण वो अनुपस्थिति के कारण यानी मौजूद नहीं रहता, जिसके कारण कोई भी देखते होंगे कि कोई भी वहाँ से स्पेस क्राफ्ट या कोई भी कल्पना चावला का आपने फोटो देखा होगा 2008 से पहले के, तो वो टिल्टेड रहता है फोटो। जब भी मिलेगा पूरी तरह जैसे हम लोग यहाँ पर पृथ्वी पर खड़े हो जाते हैं, अच्छे से फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं, वहाँ पर सेल्फी पॉसिबल नहीं है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा पृथ्वी कृत्रिम उपग्रह होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, पृथ्वी पर त्वरण के कारण नहीं गिरता है। ठीक है, पृथ्वी पर नहीं गिरता है। एक भू उपग्रह यानी जियो सैटेलाइट किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? तो आप केंद्रीय बल के कारण। जियो नहीं आएगा, आप अपने शॉर्ट से लिख लीजिएगा, पूरा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक भू उपग्रह जो मैंने बताया जियो सैटेलाइट किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? तो वो है अपकेंद्री बल। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या जो होती है पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण होता है, यानी जी वहाँ शून्य हो जाता है, जिसके कारण वो भारहीनता आपका लिफ्ट जैसे अचानक वहाँ से लिफ्ट की आपकी डोरी टूट गई है तो नीचे आते समय उसकी भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। मास आपका अगर 60 kg है तो 60 kg ही रहेगा, चाहे आप चंद्रमा पर हैं, यहाँ पर हैं, या फिर लिफ्ट पर हैं, या लिफ्ट ऊपर जा रहे नीचे जा रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन भार आपका चेंज होता है क्योंकि भार डिपेंड करता है mg पर, m यानी मास और ग्रेविटी। ठीक है, एक लकड़ी नहीं लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की को के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका टाइम पीरियड, क्योंकि अभी मैंने कल के डेट में बताया था t = 2π√L/g, यानी t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L पर डिपेंड करता है। तो अगर आवर्तकाल बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। यानी कि अगर यहाँ पर क्या किया है, लड़की खड़ी हो गई है, तो लड़की खड़ी होगी तो यानी लेंथ बढ़ गया, तो आवर्तकाल इसका कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक की घड़ी पेंडुलम जो होता है गर्मी में धीमी होती है, शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। यानी ठंड के टाइम में ये लोलक की गति जो है तेजी से चलने लगता है। समझ गए होंगे? इसको दोबारा बताएं, यस नो में भी। ओके, चलिए हवा, यस बताइए, आवाज़ जा रही है सभी को? बाद में सुन लेंगे, ठीक है। अगर इस साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते जाएगा, इसी समय आप भेज दीजिएगा ताकि कल के डेट में हम आते 5-10 मिनट वही रिवीजन वाला चीज़ें हम आपको स्टार्ट करें। उसके बाद फिर जिसे हम करते हैं जीके जीएस या फिर करंट अफेयर्स, और फिर आप लोग को जो टास्क दिया है वो उसके बाद आपको मौका मिलेगा। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगा? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी या पहले गिरेगी या साथ ही गिरेगी? बाद में गिरेगी। सभी लोग साथ में गिरेगी। ओके, हवा में बताते हैं। ओके, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार है, मतलब दोनों अगर 5-5 kg का है, एक लोहे का है एक लकड़ी का है, तो गेंद को एक ऊंचाई से समान ऊंचाई है, एक समान ऊंचाई से गिराई जाती है तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ऐसा बताया जा रहा है। क्यों? एग्जाम्पल सुनिएगा। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए और समान आकार के लकड़ी और लोहा और मोम के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी के पर गिराए जाते हैं तो सभी एक साथ गिरेगी। यहाँ पर क्या हुआ? वायु के कारण, यानी वायु प्रतिरोध तो है जिसके कारण हो सकता है लकड़ी को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि लकड़ी 5 kg का ही लकड़ी थोड़ा सा ज़्यादा वो एरिया खेल लेगा। लेकिन लोहे का क्या है, एक छोटा सा जो लोहे का बेट देखते हैं 5 kg का, कितने कम जगह में वो आ जाता है तो वो जल्दी गिर जाएगा। तो लकड़ी की गेंद होगी बाद में गिरेगी। अगर वही यहाँ पर से निर्बात कर दें, यानी जो हवा की है सारी चीज़ों को हटा देंगे तो सभी, चाहे मोम का हो या फिर लकड़ी का हो या लोहे का हो, कोई भी रहे, तो आपको कब गिरेगा? तो उसी समय गिर जाएगा, मतलब साथ ही गिरेगा। ठीक है, समझ गए होंगे? ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने गलत जवाब दिए थे आप लोगों ने। चलिए ये नोट कर लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में अपने हिसाब से जैसे भी आप हिंदी इंग्लिश उर्दू फारसी जैसे भी लिखते होंगे लिख लीजिएगा।
वो आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। बस ये भेजने के लिए इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम उसी टॉपिक के साथ कल रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो मैंने बताया था ध्रुवों पर होता है, ये रिपीटेड लगता है, कल मैंने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तब ज़्यादा महसूस होता है। नेक्स्ट है भूतुल्यकालीन उपग्रह जियो सिंक्रोनाइजेशन सैटेलाइट के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो 24 घंटे की होती है। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी 2 गुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है वर्तमान का 1/4 भाग होता है। फिर से बता देते हैं, यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी दोगुनी कर दी थी, जिसे आपका दोगुनी मान ली 66,000 समथिंग कुछ आपका सूर्य और पृथ्वी की दूरी है, तो उसको डबल कर दिया जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या लगेगा? तो उसका 1/4 भाग हो जाएगा। लोलक की आवर्त समय अवधि यानी टाइम लाइन किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर करता है, ठीक है। T = 2π√100L/g, इस पर यानी L पर डिपेंड कर देगा, लोलक की लंबाई पर करेगा। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। मैंने वो ऑलरेडी बात डिस्कस कर दिया है। पृथ्वी के सतह पर जी का मान अधिकतम है और चंद्रमा पर जी का मान गुरुत्वीय बल का होता है 1/6 होगा। पिसा का झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? तो गुरुत्व केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल तल के अंदर रहती है। फिर से बता देते हैं हम, पिसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? क्योंकि वो टिल्टेड रहता है लगभग 45 डिग्री पर। इसका क्या कारण है? क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा ने वर्टिकल तल जो होता है के अंदर से जाती है वो। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जब कोई साइकिल चलाता है या फिर 2 व्हीलर चलाता है तो टर्निंग पर जहाँ पर मोड़ आती है तो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, तो किसके कारण उसको मेंटेन करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को वहाँ पर मेंटेन करता है अभिकेंद्र बल, और गुरुत्व बल को भी वहाँ पर उड़ाता है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका भार अपरिवर्तित रहेगा। उसके भार में कोई चेंजेज होगा? भार उसका अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन पूछते हैं, जब हम भूमध्य मध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा? और कोई ट्राई करेंगे? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर से बताते हैं, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की यानी पोल की तरफ जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या समान रहेगा? हाँ, अब सही आ रहा है। बाकी लोग नोट कर लीजिएगा, ये बढ़ेगा, ठीक है। ध्रुव से शॉर्ट में लीजिएगा, मध्य से ध्रुव की ओर यानी पोल की तरफ, इंग्लिश वाले मीडियम वाले पोल की तरफ, तो जी का मान बढ़ेगा। शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा G' इंक्रीजेज। नेक्स्ट है, चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? वो अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, मैंने अभी बता दिया ऑलरेडी। विभिन्न द्रव्यमान वाले 2 पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? तो दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि विभिन्न, लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान अलग अलग है, फिर भी वो पत्थर जो है एक समान पर पहुंचेगा। क्यों? रीजन जान लीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण देखिए, कुछ हैं। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा के एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतर क्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वारभाटा आदि आती है। लास्ट है इस टॉपिक का क्वेश्चन बता देते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के नेतांक यानी प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स लॉ का प्रतिपादन किसने किया था? आप लोग बताइएगा, इजी क्वेश्चन है, सभी लोग का आंसर चाहिए। न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो या फिर ग्रेगर मेंडल? ABC
गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल लॉ के प्रतिपादन किसने किया था? वेरी गुड, न्यूटन। न्यूटन लगा दीजिएगा, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन। और इसको नोट कर लीजिएगा, कैपिटल जी इसको कहते हैं, कैपिटल जी, ठीक है, कैपिटल जी लगा और डायरेक्ट में लिख दीजिएगा न्यूटन, याद रहेगा। जब भी पूछेगा इसको हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक नियम के नियतांक, एसएसटी वाले लिख लीजिएगा जरूर से, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, एक प्रश्न क्वेश्चन करें, इससे आपको ग्रुप से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस नो में भी, और कितना हो रहा है? हो रहा है। हाँ, हिंदी आपको पेपर वहाँ पर दोनों मीडियम में दिखेगा, एक लेफ्ट साइड में इंग्लिश दिखेगा और राइट साइड में हिंदी दिखेगा। आप अपने हिसाब से दोनों पढ़ के आंसर दे सकते हैं। हाँ, फायदा हो रहा है या नहीं, अदरवाइज क्योंकि मैं भी टाइम बहुत निकाल करके देता हूँ, अगर फ्रूटफुल नहीं निकलता है, रिजल्ट आप लोग को नहीं निकलेगा तो फिर इस प्रकार करना बेकार है, फिर इसको स्टॉप कर देंगे। देखिए अभी जो आया है मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया, 5 ऑप्शन आपको मिल रहा है, लेकिन एडमिट कार्ड जब निकलेगा यह तब पता चलेगा कि आपको 4 ऑप्शन वाले, क्योंकि मैंने न्यूज में एक पेपर कटिंग में मैंने वीडियो भी बनाया था कि 4 ऑप्शन इस बार देखने को मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो आज जो आया हूँ मार्कशीट रिसेंटली आधा 1 घंटा पहले बीपीएससी की साइट पर, तो उसमें 5 ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है, तो मान सकते हैं 5, क्योंकि जितने भी पब्लिकेशन वाले बुक भी छापे हैं 5 ऑप्शन पर ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपको एडमिट कार्ड देखते हैं 25 के बाद पता चल जाएगा, ठीक है। और इसमें से सभी लोग का फॉर्म फिलअप हो गया हो, इससे फ़र्क पड़ेगा नहीं मैडम, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, क्योंकि डी और ई वाले ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन एक्चुअली आपके लिए है ही नहीं, वो डी ऑप्शन 1 से अधिक वाला ऑप्शन है बीपीएससी के लिए, अपने सुरक्षा के लिए वो बनाया है। आप इस बार भी हमने कंप्लेन किया था और रजिस्टर किया, 6-7 से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का ही मैंने कंप्लेन रेज किया था, जो कि और बहुत ज़्यादा, ये सारा मान के जरिए बीपीएससी जब से 5 ऑप्शन वाला दिया है, 2 साल से ही दे रहा है, तो ये अपने लिए बना कर रखा है 1 से अधिक वाला, मतलब कि अगर आपका ABCD, क्योंकि जानबूझ को 8 से 10 क्वेश्चन वो गलत डालता ही है, ताकि आप या तो कंप्लेन करके उससे पैसा कमाएगा, 500 रुपया रख देगा, अगली बार वो 600 रुपया रख देगा, 800 रुपया रख देगा। इस बार भी देखिए फॉर्म भरने के लिए पिछले बार एक ही 750 रुपया में सभी लोगों ने अलग अलग फॉर्म भरा था, 1 to 5 के लिए भरा था, 9 से 10, 11 से 12 के लिए भी, लेकिन इस बार है क्या, 1 to 5 का अलग से पैसा ले रहा है, 6 to 8 का अलग से पैसा ले रहा है, 9 से 10, 11 से अलग पैसा ले रहा है। कई लोगों ने 3-3 हज़ार रुपया दे करके फॉर्म भरा है। आप ही लोग में होंगे जो 6 to 8 में भी भरे होंगे, 9 से 10 में भरे होंगे, 1500 रुपये आपको पेमेंट करना होगा, पेमेंट किए होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ है। हाँ, तो सिर्फ और सिर्फ ये एक मुद्दा है और ये आपको पॉलिटिकल इशू है, बोर्ड की राजनीति, एक्चुअल जो आपको फिगर दिखेगा कुछ और वैकेंसी और नया वैकेंसी, नए लोगों को वैकेंसी बहुत कम लोग को दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खैर इसकी बातों पर चर्चा करें तो और पे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, पदार्थों के समान गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है या अथवा अधिक, बताइएगा। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, बिल्कुल सही जवाब। साबुन के बुलबुले का दाब जो होता है, अंदर का जो प्रेशर होता है, वायुमंडलीय यानी बाहर का जो होता है, जिसको इंग्लिश में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, उससे अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य, हाँ पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे अधिक, और इसका कारण होता है झील के अंदर के भीतर पानी नहीं जमता है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन सुनिएगा और नोट पेन और
नोटबुक पर अपना लिखते जाइएगा, जो नहीं आता वही लिखिएगा, और बाकी आंसर देने के लिए तैयार रहिएगा। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? यह समुद्र में कुछ ऊपर उठ जाता है, नीचे जाता है, समान रहता है? आप बताइएगा कि क्वेश्चन ये आया था। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग समझ गए? बाकी लोग नहीं समझे होंगे तो लिख लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा। नदी का एक लिखिएगा, नदी ऊपर जाकर कहाँ गिरा? नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो समुद्र में वो कुछ ऊपर उठ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। जब किसी झील की तली से उठ करके वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा या घटेगा, समान रहेगा? क्वेश्चन समझ गए? फिर से बता देते हैं। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर जाता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा? ओके, और कोई ट्राई करेंगे? ये गलत है, तो बढ़ेगा। ठीक है, ये जब ये, क्योंकि देखिए इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन मैंने इसलिए धीरे धीरे पढ़ा ताकि उसको इमेजिन आप कर सकें, क्योंकि फिजिक्स का ज़्यादातर क्वेश्चन आप इमेजिन करके और सही से इमेजिन कर पाएँ तो आंसर वहीं पर मिल जाएगा। जब किसी की झील की तली से, झील आप समझ गए होंगे जहाँ पर आपके देखते होंगे, झील की तली से उठ करके वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार में क्या होता है? उसका आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व यानी डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, परिवर्तित रहेगा, या बताइएगा समान रहेगा? किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर तो उसके घनत्व यानी डेंसिटी पर, डेंसिटी उसका और परिवर्तित रहेगा। डेंसिटी में उसका कोई चेंजेस नहीं होगा और परिवर्तित रहेगा। ठीक है, घनत्व यस नो में भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? हाँ, दबाव की, वायु दाब में कमी के कारण, कमी होने के कारण। जैसे आप सिंपल एग्जांपल में समझिए कि आप वैष्णो देवी या कहीं भी ऊंचाई वाले स्थान पर गए और ऐसा ना हो, ऐसे बस एग्जांपल किसी और को हुआ और उसके नाक से ब्लड आना शुरू हो गया, ये भी रीजन है वायु दाब की कमी के कारण, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? 1 2 3 किसकी मात्रा? हाँ, एक तो ये रीजन है, लेकिन अभी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं पदार्थों के समान गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, और ये एनसीईआरटी का है। तो इसमें है आपका सही जवाब, समुद्री जल का जो होता है घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। घनत्व यानी डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण नदी में तैरना आसान हो जाता है। और एक तो वो रीजन भी सही है कि नमक जिसमें ज़्यादा रहेगा तो उसमें घनत्व सेम चीज़ है। समुद्र में प्लवन करते बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठ जाता है। कितना भाग उठता है? तो 1/9 भाग, लगभग 11.11%, 11.11% के आसपास ऊपर उठ जाता है। इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ गए होंगे? फिर से बताऊं? फिर से बता देते हैं एक बार। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? क्योंकि समुद्र जल का घनत्व पानी नदी के जल से अधिक होता है, पहला रीजन। समुद्र में प्लवन मतलब कि तैरना, ठीक है, प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह का 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये याद रखिएगा, इससे रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन आपको दिखेगा TRE 2 में। पृष्ठ तनाव, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा तेजी से करेंगे। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का क्या कारण है? क्या कारण है? तो अणुओं के मध्य संयोजन बल के कारण, कोहेसिव फोर्स के कारण।
बैरोमीटर के पैमाने के अचानक गिरावट होने की पर कौन सी भी मौसम दिशा इंगित करता है। अचानक अगर गिरावट आ गया तो तूफानी मौसम होगा, और धीरे धीरे होगी तो वर्षा, अगर ऊपर उठती है तो मौसम साफ। तीनों मैंने बता दिया एक साथ, याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा जिनको याद नहीं होगा। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैलता है, बताइएगा। तेल है जल के पृष्ठ पर क्यों, क्योंकि सरफेस टेंशन के, बिल्कुल, क्योंकि तेल का जो होता है पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। कुएं से पानी से भरी बाल्टी के ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है। यदि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर उठता है तो भारी महसूस होता है। जब तक पानी के अंदर रहता है तब तक बड़ा मजा आता है, उसके बाद दिक्कत होती है अगर बाल्टी भारी है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है। वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। ठीक है, वायुमंडल में जो होता है बादलों के तैरने का क्या कारण है, तो वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है, इसके कारण वो तैरता है, महसूस होता है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक और पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण से लोहे की कीलें पारे में तैरती होती है। एक क्वेश्चन आता भी है, कई बार पूछा भी जाता है कि लोहे का एक कील आप पानी के में डालेंगे, मतलब पानी के एक गिलास में डालेंगे तो पानी में डूब जाएगा, लेकिन वही पारा में डालेंगे तो पानी में नहीं डूबता है। तो यही रीजन है, फिर से बता देते हैं। लोहे का घनत्व जो होता है उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है और पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण से लोहे की कील जो होती है पारे में तैरती है। नेक्स्ट बातें करते हैं, वो नेक्स्ट है, पौधे की जड़ों से पर्णपतियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है ना, मतलब सिंपल भाषा में है कि आपके जड़ से तना तक, पत्ते तक किसके कारण हो जाती है पानी। एक तो बायोलॉजी वाला टर्म होता है जाइलम, याद रखिएगा। और फिजिक्स वाला टर्म, हाँ, एक तो फिजिक्स वाला टर्म क्या होगा, कैसिकत्व, वेरी गुड हाजरा जी, कैसिकत्व यानी कैपिलरिटी, इंग्लिश वाले मीडियम कैपिलरिटी याद रखिएगा। स्टोव में मिट्टी के तेल, ये भी रीजन यही रहेगा। स्टोव में मिट्टी के तेल के बत्ती ऊपर चढ़ने वाला का क्या कारण है। जो लोग इस एरा में पैदा हुए होंगे, जैसे कि जो स्टोव में या फिर लालटेन में बैठ करके पढ़े होंगे तो उनको पता होगा। तो किसके कारण ये तेल की बत्ती यानी किरोसिन की जो तेल होती है ऊपर चढ़ती है, और ये भी कैसिकत्व के कारण में, कैसिकत्व। और लालटेन अभी जो चुनाव चिन्ह है वो राजद का, याद रखिएगा, जो बिहार से होंगे उनको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक ज्ञात पदार्थों में अब तक ज्ञात पदार्थों में से किस पदार्थ की प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी सर्वाधिक होती है, तो सबसे ज्यादा होगा क्वार्ज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। अपमार्जक यानी कि कोई भी ऐसा चीज, अपमार्जक क्या होता है, पहले ये बताइए अपमार्जक क्या होता है। हाँ, साबुन, डिटर्जेंट, इससे जो फेंट निकल जाता है ये अपमार्जक के रूप में होता है केमिस्ट्री। तो इसको मिलाने पर होता है क्या, जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जल का पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, घटेगा, वो घटेगा। ठीक है, उसका यानी पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन उसका घट जाता है। नेक्स्ट है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये भी कैसिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है, 1.013 × 10⁵ पास्कल के। जल का अपेक्षित घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है, बताइएगा। 0 डिग्री, 100 डिग्री, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना पर होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, वेरी गुड। बाकी लोग लिखते जाएगा फटाफट। जल का अपेक्षित घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी जो तक किस ताप पर अधिक होगा, तो वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा तापमान पर, और न्यूनतम किस पर होगा, आयतन इसी पर न्यूनतम होगा। ठीक है, इतनी खामोशी क्यों है चलिए, आयतन इसी पर न्यूनतम होगा और इसका घनत्व जो होगा सबसे अधिक होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और जो है, मैं एक डायग्राम आपके माइंड में बना लीजिएगा कॉपी पर, वो है आयतन का अगर रहेगा तो ऊपर से उड़ता हुआ आएगा, जैसे आधा गोला होता है ना, या आधा अंडा,
तो पहले ऊपर से आएगा फिर नीचे आएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे मिनिमम होगा आयतन, और उल्टा कर लीजिएगा उसका, ठीक कटोरे का उल्टा कर दीजिएगा। कटोरा आपने पहले रखा, अब कटोरा को उल्टा कर दीजिएगा तो होगा घनत्व का, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होगा और मिनिमम आपका 0 से स्टार्ट होगा और बाकी जहाँ तक जाती है। चलते हैं, जल से भारी, एक बार और बता दें। ओके ठीक है। देखिए डेंसिटी जो होता है घनत्व का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती नहीं होता है, व्युत्क्रमानुपाती हिंदी में वर्ड कहे तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर घनत्व जहाँ पर मैक्सिमम होगा तो उसका वॉल्यूम होगा, यानी कि आयतन मिनिमम वहाँ पर होगा। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने अभी बताया अपेक्षित घनत्व इसका सबसे अधिक है, तो उसमें उल्टा हो जाएगा, वॉल्यूम जो है वो मिनिमम होगा। अब डायग्राम आपको ड्राइव करना है तो एक्स वाई एक्सिस से ड्राइव करते हैं, तो 0 से उठा करके हम डालेंगे तो कटोरा को उल्टा कीजिएगा। कटोरा जो आपका आकार होता है तो बनाने की जरूरत नहीं, तो 0 से स्टार्ट कीजिएगा, 4 डिग्री पर सबसे मैक्सिमम होगा, फिर वापस आ जाएगा नीचे। तो ये घनत्व का मैंने बताया। अब कटोरा का सीधा कीजिएगा तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनिमम रखिएगा, बाकी आप 0 पर मैक्सिमम होगा और बाकी इधर साइड भी मैक्सिमम होगा, तो 0 आप वॉल्यूम का, उसी में दोनों डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से भरी बाल्टी को हिला करके छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? रीजन क्या है उसका स्थिर होने का? केशिकत्व के कारण, श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, व्हाट विल बी द हैपन, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? श्यानता के कारण। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बाकी लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, धातु की शुद्धता ज्ञात करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्योंकि लिखने के लिए इसलिए फोर्स कर रहे हैं, अगर आज आपने लिख लिया तो एटलीस्ट 15 दिन के बाद आपने बाद में पेज पलटे या ना पलटे, ऑडियो देखें ना देखें, एग्जाम तक आपका साथ दे देगा ये, इसलिए मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ। ये मेरे लिए नहीं है, आपके लिए, बाकी आपके ऊपर है, हम आपको देख नहीं रहे हैं ये आपकी ईमानदारी है कि आप कहाँ तक अपने आप को हेल्प कर रहे हैं। जल से निकलने वाले शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? तो आंसर है पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन के कारण। थोड़ा सा तेजी से करते हैं क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्पीड में बढ़ते हैं। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होता है, क्यों होता है? क्योंकि स्टील के लिए अधिक जो होता है यानी विरूपक बल यानी डिफॉर्मिंग फोर्स की आवश्यकता होती है स्टील के लिए, मतलब इलास्टिसिटी स्टील में ज़्यादा होती है। वाहनों में स्नेहक तेल लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि घर्षण कम करने के लिए करते हैं। आंधी आने पर टीन की छत या छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायुदाब जो होता है नीचे के वायुदाब से कम होता है, जिसके कारण वो उड़ जाते हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की सतह लंबत लगने वाले बल को क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको क्या कहते हैं, सॉरी, किसी वस्तु की सतह के लंबत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? उसको प्रणोद कहेंगे, इंग्लिश में थ्रस्ट कहेंगे। ठीक है, जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण वायु की तुलना में वायु में गति करना सरल है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया है और आपका है ये वेव स्पीड एंड साउंड, तरंगति एवं ध्वनि। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले कितने लोग हैं? हाउ मेनी पीपल आर देयर ऑन इंग्लिश मीडियम? 1 2 3 ओके, सुरुचि जी 1। बाकी लोग हिंदी समझ लेते होंगे क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको बिहारी टोन में भी समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद समझ आती होगी कि नहीं होती, आई डोंट नो। नेक्स्ट है, समझ आती है सभी लोग को? ओके, आगे बढ़ते हैं। तरंग गति एवं ध्वनि, वेव्स स्पीड एंड साउंड। रात्रि दृष्टि उपकरण यानी कि नाइट विजन डिवाइस में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी होती है? तो वह है अपवर्तक इंफ्रारेड वेव होती है। दृश्य प्रकाश यानी विजुअल लाइट का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य होता है। 390 से 750 750। दांतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का किया जाता है। किरणों यानी तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग का। किस तरंग का उपयोग करते हैं? तो अल्ट्रासोनिक
ठीक है। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी आवृत्ति और या तीक्ष्णता जिसको कहते हैं, यानी फिर कान में कड़कड़ाहट सा लगता है, तीक्ष्णता बढ़ती हुई जाती है। ऐसा किसके कारण होता है? इसमें मैंने एनसीईआरटी आपको बताया था और 6 क्लास का आपको पढ़ाया भी थे, एक पूरा 1 घंटे का वीडियो है, उसको देख सकते हैं। किसके कारण होता है बताइएगा? यह है अर्चना जी, साइंस मीडियम वाले, एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर साइड आंसर। यह है डॉपलर के प्रभाव के कारण, ठीक है, डॉपलर के प्रभाव के कारण। सही, सभी लोग लिख लीजिएगा। समीप आती रेलगाड़ी की सीटी आवृत्ति यानी तीक्ष्णता बढ़ती होती है, किस कारण से? तो डॉपलर के प्रभाव के कारण। नेक्स्ट है क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का, ठीक है। यस नो में भी। नेक्स्ट चलते हैं, अभी याद कर लीजिएगा या फिर आप बताइएगा। गामा किरणों की खोज किसने किया था? हेनरी बैकरल। एक्स किरणों का खोज किसने किया था? रॉन्टजन। और पराबैंगनी किरणें जोहान रिटर। दृश्य किरणें विजुअल रेडिएशन न्यूटन। नोट करते जाइएगा फटाफट, VR लिख दीजिएगा, विजुअल रेडिएशन न्यूटन, इंग्लिश मीडियम वाले। अवरक्त की विकिरण है इंफ्रारेड रेडिएशन विलियम हर्शल। लघु रेडियो तरंगे हैं हेनरिक हर्ज, यानी शॉर्ट रेडिएशन वेव है हेनरिक हर्ज के द्वारा। और दीर्घ रेडियो तरंगे हैं मार्कोनी के द्वारा, लॉन्ग रेडियो वेव्स के द्वारा। चलिए इसका तरंग दैर्घ्य का आवृत्ति बता देते हैं, प्रास बता देते हैं, और उसके बाद उपयोग कहाँ कहाँ है तो उसको तेजी से हम बता देते हैं, आप सुन लीजिएगा, बाद में रिकॉर्डेड उसको सुन लीजिएगा। गामा किरणें मैंने बताया अभी, हेनरी बैकलर, इसका है प्रास यानी रेंज है 10⁻⁻14 से 10⁻10 मीटर के, और आवृत्ति का रेंज है इसका 10⁻20 से लेकर के 10⁻24। इसका उपयोग किया जाता है नाभिकीय अभिक्रिया कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। एक्स किरणें आपका WC रॉन्टजन है 10⁻−10 से लेकर के -8 से, ये रेंज है, धीरे धीरे नीचे कमते जाएगा, तो 10⁻−10 से 10⁻−8 है। और इसका आवृत्ति रेंज है यानी कि फ्रीक्वेंसी रेंज है 10⁻18 से 10⁻16 तक। चिकित्सा और औद्योगिकी क्षेत्र में होता है। उपयोग जरूर से बता देते हैं दोबारा से। एक्स किरणें चिकित्सा और औद्योगिक में, गामा किरणें मैंने अभी बताया नाभिकीय अभिक्रिया और कृत्रिम रेडियो सक्रियता में करते हैं। पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट UV रेड्स जिसको कहते हैं रेडिएशन, जोहान रिटर ने किया था 10⁻−8 से लेकर के 10⁻−6 मीटर तक 10, और इसका आवृत्ति रेंज है 10⁻16 से 10⁻14 तक है। इसका यूज होता है, उपयोग सिकाई करने में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में, जीवाणुओं को नष्ट करने में, ठीक है। नेक्स्ट है दृश्य किरणें, विजुअल रेज है, न्यूटन ने किया था, और 3.9 × 10⁻7 से लेकर के 7.8 × 10⁻7 मीटर तक है। 10⁻14 से 10⁻12 इसका रहता है, और इसकी उपस्थिति में वस्तु दिखाई पड़ती है। ये दृश्य विजुअल जो रे है, यानी इसका नाम से पता चल रहा है, दृश्य यानी कि देखने लायक होगा। अवरक्त विकिरण क्या होता है? विलियम हर्शल ने किया था, इसका खोज करता है 7.8 से लेकर के 10⁻7 से लेकर के 10⁻3 तक आता है, और इसका रेंज है आवृत्ति का 10⁻12 से 10⁻10 है। इसका उपयोग किया जाता है और फोटोग्राफी में, सिकाई में एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में इसका यूज होता है। इंफ्रारेड रेडिएशन किसका यूज होता है? तो टीवी के रिमोट में। नेक्स्ट है, आपको बताया भी थे 6 क्लास 7 क्लास में, साइंस क्लासेज में। लघु रेडियो तरंगे क्या होता है? हेनरी हर्ज क्या होता है? 10⁻−3 से 1 मीटर तक होता है। इसका रेंज है 10⁻10 से 10⁻8। रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं टेलीविजन में उपयोग होता है। लास्ट रहेगा दीर्घ रेडियो तरंगे है मार्कोनी के द्वारा 10⁻6 से 10⁻9, और रेडियो और टेलीविजन के प्रसारण में होता है। दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती है? तो आयनमंडल से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कुलिज नलिका ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें के लिए। 3 से 4 पॉइंट और बोलेंगे, उसके बाद उषा जी आप रेडी रहिएगा अपने कंटेंट के साथ। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, क्यों?
गामा किरणें के कारण बंद चूल्हे यानी कि ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों यानी माइक्रोवेव का होता है। सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण रिमोट कंट्रोल डिवाइस में एक अनियमित स्रोत कौन है? अपवर्तक किरणों का। दो उपरोक्त श्रृंख अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं यानी वेवलेंथ। निमग्न यानी निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को सोनार कहते हैं। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज यहीं तक रखते हैं, कल हम डिस्कस करेंगे साउंड, और उसके बाद आपका फिजिक्स का 3-4 टॉपिक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, और फिर उसके बाद प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट और चालकता, और न्यूक्लियर फिजिक्स खत्म हो जाएगा फिजिक्स। उसके बाद फिर केमिस्ट्री का कुछ भाग, उसके बाद इसका 21-22 यानी 24-25 तक इसको कंप्लीट करके फिर से रिवाइज कर देंगे। ऑलरेडी रिवीजन इसलिए आपको साथ ही साथ करते चलिएगा, जो ऑडियो सुनते हैं और या फिर नोट्स बना रहे होंगे हैंड रिटन नोट्स, वो उनको और फ़ायदा करेगा बाद में, क्योंकि टाइम ही नहीं है आप लोग के पास, ये टाइम ही नहीं है। कई लोग न्यूज़ में ये भी दिखा रहे हैं कि 17 को होगा, 16 को एग्जामिनेशन है, जो कि संभव नहीं है क्योंकि 16 को बिहार SI का एग्जामिनेशन है, यही होने वाला। चलिए उषा जी, ओवर टू यू। वेलकम। क्वालिटी के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी, वो 1 लाइन बेस्ड ही होंगे। तो शुरू करती हूँ। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है